नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा उस मामले की जिसने बहुत दिल दुखाया। देश की एक बेटी की जान चली गई, वो हैवानियत का शिकार हुई, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, जीभ काट दी गई। इसके बाद भी 15 दिन तक मौत से जूझती रही, लड़ती रही, लेकिन आज जिंदगी की जंग हार गई। आज जब से हाथरस की बेटी की खबर आई, उसकी डिटेल्स देखी तो रोंगटे खड़े हो गए, दिल भर आया। इस बेटी के साथ जो हुआ वो वाकई में दिल को दहलाने वाला है। सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आज उसके माता पिता पर, भाई पर, परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी, इसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और इसके बाद पुलिस का जो रवैया था, प्रशासन का जो रुख था, डॉक्टर्स की जो लापरवाही थी, वो भी किसी अपराध से कम नहीं है। मैं आपको इस घटना की पूरी डिटेल बताऊंगा। हाथरस की बेटी का मौत से पहले दिया गया बयान सुनवाऊंगा। घटना के बाद उसकी बिलखती मां ने क्या कहा वो मैं आपको दिखाऊंगा। यह भी बताऊंगा कि अब पुलिस कैसे इन लोगों के बयानों की बाल की खाल निकाल रही है, कैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, मामले पर लीपापोती कर रही है, और सबसे दुख की बात, बेटी की मौत पर कैसे सियासत हो रही है। ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले वो दास्तान बताता हूं, वो दर्द मैं आपको सुनाता हूं जो हाथरस की बेटी ने मौत से पहले सहा। घटना 14 सितंबर की है। हाथरस की ये बेटी अपनी मां के साथ खेत में चारा काटने गई थी। मां से दूर पास वाले खेत में जानवरों के लिए घास काट रही थी, तभी उस पर कुछ हैवानों ने हमला किया। उसका मुंह दबाया, पास के खेत में ले गए। लड़की ने चिल्लाने की कोशिश की, दरिंदों ने उसकी आवाज को दबा दिया। उसके साथ जबरदस्ती की, मारपीट की, उसकी हड्डियां तोड़ दी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। लड़की दर्द से चिल्लाई तो उसकी जीभ काट दी गई। बेटी की जो एक दो चीख निकल पाई वो मां के कानों तक पहुंची। मां भागकर बेटी के पास पहुंची तो बेटी खून से लथपथ थी, बेटी बेहोश हो चुकी थी। बेटी का हाल देखने वाले, बेटी का यह हाल करने वाले राक्षस भाग चुके थे। बेटी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मां ने अपनी साड़ी से बेटी के शरीर को ढका, मदद के लिए चिल्लाई। परिवार वाले पहुंचे, पुलिस तो नहीं पहुंची, परिवार वाले बेटी को लेकर खुद थाने पहुंचे। उम्मीद थी इंसाफ मिलेगा, पुलिस से मदद मिलेगी, बेटी को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का इंतजाम होगा। लेकिन थाने में पड़ी बेटी दर्द से तड़पती रही, कराती रही। पुलिस वालों को रहम नहीं आया। पुलिस ने पहले तफ्तीश की, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन था, क्या सबूत है, खेत में क्यों गई थी, तमाम तरह के सवाल जो हमेशा पुलिस करती है। जब परिवार वाले बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी, हालत बिगड़ चुकी थी। इसलिए लड़की को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया, एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लड़की की हालत बिगड़ती गई। कल देर रात लड़की को दिल्ली रेफर किया गया और आज सुबह हाथरस की बेटी ने इस बेरहम दुनिया को अलविदा कह दिया। मैंने इस केस की डिटेल्स देखी हैं, सबके बयान सुने हैं, लेकिन इस लड़की की वो आवाज़, वो बात मेरे कान में बार बार गूंज रही है। जब हॉस्पिटल में बेड पर पड़ी दर्द से कराती है बेटी, जिसकी जीभ कटी है, हड्डियां टूटी है, टूटे फूटे लफ्जों में बयान दे रही है, बता रही है उसका ये हाल किसने किया। इस बेटी के दर्द की कल्पना नहीं की जा सकती। उसके साथ 14 सितंबर को हैवानियत हुई, इसलिए उसके कई अंग काम नहीं कर रहे थे। लड़की को रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से पैरालिसिस हो गया था।
इसके बाद भी बेटी ने हिम्मत करके कैमरे के सामने अपनी आप बीती बताई। आपको सबसे पहले इस बेटी की दर्द भरी आवाज सुनवाता हूं, जो आज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। क्या हुआ? किसने मारा है आपको? हाँ? किसने? और अच्छा, किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, फिर अब मैं दे रही थी तो जब ले गया मुझे और गला दबा दिया। सोचते गला दबा दिया। जब बेटी के साथ हैवानियत हुई उस वक्त उसकी मां थोड़ी दूर पर दूसरे खेत में काम कर रही थी। सबसे पहले मां ने ही अपनी बेटी को दर्द से तड़पते देखा था। सबसे पहले मां उसके पास पहुंची थी। जब लड़की हॉस्पिटल पहुंच गई उस वक्त मां ने भी पूरी घटना के बारे में बताया। मां ने आरोपी का नाम बताया, यह भी कहा इस लड़के के परिवार से पुरानी रंजिश है। कई साल पहले आरोपी के परिवार वालों ने लड़की के दादा पर भी जानलेवा हमला किया था। लड़की की मां ने कहा कुछ महीने पहले ही ये लोग जेल से छूट कर आए हैं और बदला लेने के लिए लड़के पर हमला किया। क्या हुआ? किस बात को लेकर उनको मारा है? घास लेने गए थे हम तो मैं मारपीट है गई और मैं थोड़ी दूर थी तो वहाँ पीछे थे आके झट बाल खींचे लगो कोर पर बिल्कुल बाज रहा। मुझे मालूम नहीं पड़ी इसकी टाटी एकदम कसी दी, आवाज ही नहीं निकल रही। किन लोगों ने कसी है? ठाकुर के लड़का। अच्छा, आप कौन किस समाज से हो? आप किस समाज से हो? हरिजन। अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर किन किन लोगों ने मारा था? खाली एक ही लड़का था। अच्छा, क्या नाम है उसका? संदीप। बाप का नाम है गुड्डू। अच्छा, क्या वो रंजिश चल रही है? हाँ, रंजिश चल रही है। क्या रंजिश थी? पहले की हमारे ससुर की चांद फाते ही दनाती थे। अच्छा, उन्हीं लोगों ने? हाँ, उन्हीं लोगों ने। कितने साल पहले? कम तक है गई 15-16 साल है। पुलिस हाँ, केस में 6 महीना छूट के आए वो लोग। अच्छा, 6 महीना बाद? हाँ, 6 महीना बाद फिर आके भी उन्होंने फिर आज हुआ फिर ये? आज फिर कार्रवाई अकेला देख कर लड़की? अकेला देख। लड़की की हालत तो ऐसी नहीं थी कि वो अपनी साथ हुई दर्दगी को बयान कर सकती। उसकी मां भी खुलकर नहीं बोल पा रही थी। कहीं ना कोई डर था, खौफ था। लेकिन आज बहन की मौत के बाद लड़की के भाई ने 14 सितंबर को हुई वारदात के बारे में डिटेल से बताया। लड़की के भाई ने बताया खेत में उसकी बहन बेसुध पड़ी थी, उसकी हड्डियां टूटी हुई थी। रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पहले हाथरस में इलाज में देरी हुई, फिर अलीगढ़ में भी लापरवाही, इसीलिए आज उसकी बहन की जान चली गई। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। उनकी जो मम्मी है उनको बिना कपड़ों के वहाँ बाजरे के खेत में मिली हुई, तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्ला वल्ला डाला। पहले उन्हें कपड़े पहनाए, फिर उन्हें घर से उन्हें बुलाया गया वहाँ से। उसके बाद उनको लगा कि सांप आपने काट लिया है, तो इसलिए वो वहाँ पे गए थे। देखा तो ज़्यादा तो सीधे ले जाके थाने में रख दिया था, उनको लिटा दिया था थाने पे। बाहर कोई ऐसी स्लिप जैसी पड़ी थी तो वहाँ पे लिटा दिया। शरीर की हड्डियाँ टूटी हुई थी? जी, शरीर की भी टूटी हुई, गर्दन की यहाँ की 3 हड्डियाँ जो मेन जो होती है रीढ़ की हड्डी वो भी टूटी हुई थी, और जिसके कारण सांस लेने में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। दिल की धड़कन रुक के स्टार्टिंग से चल रही थी। और केस 14 तारीख का है, 22 तारीख को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। जबकि उन्हें अब सर मुझे नहीं पता, मगर स्टार्टिंग से उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। हर जगह लापरवाही, और हमने इस केस के एक एक पहलू की जांच करने की कोशिश की। इंडिया टीवी के संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे आज हाथरस में उस जगह गए जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ये जगह लड़की के घर से महज 400-500 मीटर दूर है। वैसे तो माँ बेटी एक साथ ही चारा लेने गए थे, लेकिन खेत में जाकर माँ और बेटी अलग अलग जाकर चारा काटने लगे। इसी दौरान आरोपी आए, हमलावर आए,
उन्होंने लड़की के साथ कैसी दरिंदगी की, इसका अंदाजा आपको आनंद की रिपोर्ट देखकर हो जाएगा। हाथरस की निर्भया अपनी मां को छोड़कर बमुश्किल यहाँ पे 20-30 मीटर का फासला होगा, वो यहाँ पर आई और यहाँ पर जो घास इकट्ठी की थी उसको वो लगी समेटने, और समेटते समेटते जब वो इस जगह पे आई, ये जो मेड़ है यहीं पर वो घास को समेट रही थी, तभी उसके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था और एक आरोपी ने उसी दुपट्टे को पकड़कर उसको इस बाजरे के खेत में खींच लिया। और ये जो निशान आप देख रहे हैं ये उस बात की गवाही दे रहे हैं कि उस दिन सुबह 9:30-10 बजे के आसपास उस हाथरस की बेटी के साथ क्या क्या दरिंदगी की गई, और उसको यहाँ खींचकर उसके साथ यहाँ गैंगरेप किया गया, उसके गले की हड्डी को दबा के तोड़ दिया गया, और यहाँ तक कि उसकी जी पे भी वार किया गया ताकि उसके साथ जो दरिंदगी की जा रही है वो किसी को बता ना सके। यानी कि आरोपियों को डर था कि वो पकड़े जाएंगे अगर इस बेटी ने अपना मुंह खोल दिया। और बाद में उस बेटी को यहीं पर लेटा हुआ छोड़कर जो आरोपी है वो भाग गए, क्योंकि यहाँ से जहाँ पर उसकी माँ घास काट रही थी उसकी दूरी लगभग 25 से 30 मीटर होगी। ऐसे में इस बेटी की जो आवाज़ है माँ तक नहीं पहुँच पाई। काफ़ी देर बाद जब माँ को अंदाज़ा लगा कि बेटी बहुत देर बाद नहीं आई है, तब माँ जब यहाँ पर आई तब उसने देखा कि इसी जगह पर अचेत अवस्था में वो बेटी को यहाँ छोड़कर आरोपी भागे हुए हैं और उसके मुंह से खून निकल रहा है और वो दर्द के मारे कराह रही है। आनंद ने आपको मौका वारदात से जो तस्वीरें दिखाई, बाजरे के खेत में जिस तरह से मेड़ टूटी थी, लड़की को घसीटने की वजह से जिस तरह पौधे टूटे थे, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि लड़की के साथ किस तरह से हैवानियत हुई। लड़की 15 दिन तक मौत से लड़ने के बाद आज जिंदगी की जंग हार गई, उसकी मौत हो गई। ये तो झूठ नहीं है। लड़की ने घटना के बाद अपने बयान में कहा कि उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई। ये तो झूठ नहीं है। इससे ज़्यादा कोई बेटी और क्या कह सकती है। लेकिन अब जब इस लड़की की मौत के बाद पुलिस के रवैये पर सवाल उठे, ये इल्जाम लगा कि पुलिस ने पहले छेड़खानी का केस दर्ज क्यों किया, गैंग रेप का केस दर्ज करने में देर क्यों लगाई, तो पुलिस के अफसरों ने मामले पर लीपापोती शुरू कर दी। अलीगढ़ रेंज के आईजी पीयूष मोडिया ने बड़ी अजीब सी सफाई दी। कहा कि लड़की ने पहले खुद अपने बयान में छेड़खानी की बात कही थी, लेकिन जब बाद में उसने रेप की शिकायत की तो फिर धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना है कि लड़की के इलाज में भी कोई लापरवाही नहीं हुई। जब विवेचक अपना उनका बयान लेने पहुंचा, लड़के द्वारा बताया उसके साथ छेड़खानी भी की गई थी। लड़की द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर छेड़खानी की धारा अपने की गई 314 धारा में शामिल की गई। तब तक हमारे पूछने के बावजूद लड़की ने अन्य कोई आरोप नहीं लगाया, ना ही अन्य किसी। इसके पश्चात दिनांक 22 को जो क्षेत्राधिकारी पहुँचे 161 का बयान दिया गया। ने कहा कि मैं पहले होश में नहीं थी और उसने 3 अन्य व्यक्तियों के नाम बताए कि उनके द्वारा और संदीप द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके आधार पर ही 376 की वृद्धि की। मैंने आपको ये पूरी की पूरी दास्तान बताने की कोशिश की है, इस दर्द को आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। उस बेटी का बयान सुनवाया जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसने मौत से पहले दिए गए बयान में कहा उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश हुई। और पुलिस कह रही है इसी बयान के आधार पर रेप के बजाय छेड़छाड़ का केस दर्ज किया गया। अब एक बात और बता दूं, जो बयान मैंने आपको सुनवाया, जिसकी बात पुलिस अफसर कर रहे हैं, वो बयान घटना के बाद का है। पुलिस ने 22 सितंबर को लड़की का दूसरा बयान दर्ज किया, क्योंकि 22 सितंबर तक लड़की बयान देने की स्थिति में नहीं थी। वो बेसुध थी, बेहोश थी। और दुख की बात यह कि आईजी के बयान के बाद अलीगढ़ पुलिस ने भी इस घटना को लेकर एक बयान जारी किया। इसमें पुलिस ने कहा कि विक्टिम लड़की की जीभ काटने, आंख फोड़ने और रीढ़ की हड्डी तोड़ने की बात गलत है।
पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में आंख फोड़ने और रीढ़ की हड्डी टूटने का जिक्र नहीं है। अलीगढ़ की पुलिस का दावा है कि रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी, बस गला दबाने की वजह से रीढ़ की हड्डी ठीक से काम नहीं कर रही थी। और जीभ काटने की बात गलत है, क्योंकि अगर लड़की की जीभ काट दी गई होती तो वो बयान कैसे देती। अब पुलिस के इस बयान पर क्या कहूं। इसके बाद पुलिस की संवेदनशीलता पर कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं है। अलीगढ़ की पुलिस इस बात को अपनी कामयाबी मानती है कि इस केस के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पे कुछ जगह पे लोग ये दिखा रहे हैं कि पीड़िता की जीभ काट दी गई और उसकी आंखें फोड़ दी गई तथा रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, तो ये ऐसा नहीं है। पीड़िता की जीभ नहीं कटी थी, गला दबने के कारण जीभ थोड़ी सी बाहर आ गई थी उस समय, लेकिन बाद में पीड़िता ने अपना बयान भी दिया है, जिसको कि ऑडियो वीडियो में सर्किल ऑफिसर ने महिला कांस्टेबल की बदौलत दर्ज किया। और पीड़िता के गर्दन में पीछे C6 जो बोन है उसमें थोड़ा सा चोट है, जो फ्रैक्चर थी, जो कि न्यूरो सर्जन उसको टैकल कर रहे थे। बाकी अन्य रीढ़ की हड्डी टूटने का और आंख फूटने का ये सब तथ्य जो हैं उसका हम लोग खंडन करते हैं। वैसे सिर्फ अलीगढ़ की पुलिस को दोष देना, पुलिस की संवेदनहीनता पर सवाल उठाना, ये तो गलत है, क्योंकि अलीगढ़ में तैनात अफसर भी इनसेंसिटिव हैं। आज हाथरस के डीएम ने कहा आरोपियों ने लड़की की जीभ नहीं काटी, लड़की की जीभ तो खुद उसके अपने दांतों से कट गई थी। अब कोई खुद अपनी जीभ कैसे काट लेगा। इस पर डीएम साहब ने कहा आरोपियों ने जब लड़की का गला दबाया तो उसकी जीभ बाहर आ गई और उसी के दांतों से चोट लगी, जीभ पूरी नहीं कटी, क्योंकि पूरी जीभ कट गई होती तो आरोपियों के नाम कैसे बताती। डीएम साहब ने यह भी कहा इस मामले में कोई लापरवाही नहीं बरती गई, सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं और लड़की के परिवार को 10 लाख रुपए भी दिए गए हैं। प्रशासन इतनी ही मदद कर सकता है, अब गुनहगारों को सजा अदालत देगी। पीड़िता को SC एक्ट में 4,12,500 रुपये की धनराशि दी गई थी और आज 5,87,500 रुपये की धनराशि जिला प्रशासन द्वारा और दी जा रही है। इस प्रकार पीड़िता को जो कुल आर्थिक मदद दी जा रही है वो 10 लाख रुपए की हो गई है। इसके अलावा हम इसकी शीघ्र विवेचना कर रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके दोषियों को शीघ्र सज़ा दिलाई जाएगी। इसमें एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा, जो जीभ काटने वाली बात है। जैसे पीड़िता का जो गला दबाया गया और गला दबाने के डॉक्टरों के अनुसार जो बताया गया, गला दबाने के दौरान उसकी जीभ बाहर आई और दांतों के बीच में फंसने से उसमें जीभ में चोट आई थी और जीभ काटने की बात पूर्णतः सही नहीं है, केवल जीभ पर उसमें चोट आई थी और पीड़िता बोल रही थी और इसी कारण से उसमें जो CO थे और जो महिला कांस्टेबल उनके साथ गई थी वो 22 तारीख को बयान ले पाए थे। मैंने आपको IG की बात सुनवाई, DM की बात सुनवाई, SP की बात सुनवाई, सबकी एक ही लाइन है, रेप नहीं हुआ, क्योंकि लड़की ने घटना के बाद दिए गए पहले बयान में छेड़छाड़ की बात कही थी। उसके बाद जब दोबारा बयान दिया तब गैंगरेप की बात कही थी। सारे अफसर एक ही सुर में बोल रहे हैं, लड़की की जीभ आरोपियों ने काटी, गला दबाया इसलिए दांतों के बीच आकर जीभ खुद कट गई, पूरी नहीं कटी, चोट लगी थी। पूरी जीभ कटी होती तो लड़की बयान कैसे देती। इससे ज्यादा शर्मनाक और दुखद रवैया और क्या हो सकता है। इससे ज्यादा संवेदनहीनता और क्या हो सकती है। उस लड़की की तो जान चली गई और पुलिस अफसर जीभ की बात कर रहे हैं। वो लड़की तड़प तड़प कर मर गई और वो रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं। क्योंकि लड़की और उसका परिवार गरीब है, गांव के लोग हैं, इसीलिए पुलिस जो चाहे बयान दे, जैसी चाहे रिपोर्ट में कुछ भी लिखे। बेटी की मौत हो चुकी है, परिवार वाले लाश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन न अफसरों को परिवार वालों का दुख दिखाई देता है और ना बड़े बड़े नेताओं को। मुझे बहुत दुख हुआ देखकर कि कुछ पार्टियों ने, कुछ नेताओं ने इस बेटी की मौत में वोट देखे। लड़की दलित है, आरोपी राजपूत हैं, सवर्ण हैं, इसलिए उन्हें सियासत का स्कोप दिखाई दिया और सियासत जमकर की गई। जैसी लड़की की मौत की खबर आई तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भीम आर्मी के नेताओं ने सियासत शुरू की। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने लड़की के पिता को फोन किया, बेटी की मौत पर दुख जताया।
लेकिन आपको ये जानकर दुख होगा और हैरानी भी होगी कि जब प्रियंका गांधी ने लड़की के पिता को फोन किया, उस वक्त तक पिता को बेटी की मौत की खबर भी नहीं मिली थी। सोचिए सियासत कितनी क्रूर होती है, कितनी बेरहम होती है। उधर लड़की की मौत हुई और उधर खेल शुरू। सबसे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके योगी सरकार पर हमला किया। प्रियंका ने लिखा, हाथरस में हैवानियत झेलने वाली दलित बच्ची ने सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया। यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा, यूपी के वर्ग विशेष जंगल राज ने एक बार और युवती को मार दिया। सरकार ने कहा यह फेक न्यूज है और पीड़िता को मरने के लिए छोड़ दिया। न तो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना फेक थी, न ही पीड़िता की मौत और न ही सरकार की बेरहमी। अब जरा देखिए, राहुल गांधी ने जो वर्ग विशेष लिखा उसका मतलब समझिए। ठाकुरों ने दलित की बेटी को मार दिया और इस तरह की सोच बड़ी घटिया सोच है, समाज को बांटने वाली सोच है। जैसे ही सफदरजंग हॉस्पिटल में इस लड़की की मौत की खबर आई, उसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता, दिल्ली सरकार के मंत्री और भीम आर्मी के वर्कर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। भीम आर्मी के लोगों ने सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर ही प्रोटेस्ट किया, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विजय चौक में विरोध किया। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद खुद धरने पर बैठ गए। ये लोग हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे थे। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी सरकार पर लड़की के इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया। कहा कि लड़की को इलाज के लिए पहले ही दिल्ली भेजा जाना चाहिए था। आजाद ने कहा कि जो लड़की 14 दिन से सरवाइव कर रही थी, वो दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट होते ही कैसे मौत के मुंह में चली गई। इस घटना के पीछे गहरी साजिश है। सरकार ने ढीला ढवाली का रवैया बना के रखा। अगर सरकार चाहती उसके इलाज में अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, उसकी सेहत में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, तो उसको हायर सेंटर रेफर करती क्यों नहीं किया गया? जब समाज के लोगों ने इसका संज्ञान लिया, दबाव बनाया, मैं खुद वहां गया, तब जाके जो है उसको एम्स के लिए भेजा गया। झूठ बोल के कि एम्स भेज रहे हैं, सफदरजंग एडमिट कर दिया गया। सफदरजंग में पीड़ित परिवार के लोगों को डॉक्टर्स निकाल देते हैं बस। और कल रात कहर की रात की सुबह पता लगता है कि उसकी जान चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक षड्यंत्र है, उसकी जान नहीं गई है। जब जिला अस्पताल में वो सरवाइव कर रही थी, तो वो हायर सेंटर में कैसे उसकी जान चली गई? उसकी हत्या की गई है, जिससे कि न्याय की आवाज को कमजोर किया है। तो हत्या का आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? प्रशासन पर, अस्पताल प्रशासन पर? क्या आप सत्ता में बैठे हुए लोग जिन्होंने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी, जिन्होंने उसको यहाँ रेफर नहीं किया था, उस सरकार पे जो अपराधियों को बचा रही थी, जिन्होंने 14 दिन के बाद भी जो है 14वें दिन जो है एक रेप का जो विक्टिम वो था, क्या नाम दोषी था, उसको गिरफ्तार किया। मैं उस सरकार की, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने कल यहाँ पुलिस तो भेजी उसकी सुरक्षा के लिए, जहां उसके परिवार को जान से मारने धमकी मिल रही थी, वहां उसकी सुरक्षा में आई पुलिस रात को लौट जाती है। क्यों? क्योंकि रात उसके साथ जो है यहाँ कुछ गलत हुआ है और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस मामले में आवाज उठानी चाहिए, विरोध करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, ये सब समझ में आता है। लेकिन विरोध के नाम पर भीम आर्मी के लोगों ने सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर हंगामा किया। मॉर्चरी के बाहर लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाकर अराजकता का माहौल बना दिया। जिस वक्त यह हंगामा हो रहा था, हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे वहीं मौजूद थी। दीक्षा की बात सुनेंगे, उनकी रिपोर्ट देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वहां किस तरह का माहौल बना दिया गया था। हाथरस में हुए गैंगरेप को लेकर पीड़िता के परिवार के साथ साथ भीम आर्मी के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लोग सफदरजंग अस्पताल के मोर्चरी के बाहर हैं, जहां पर बाकायदा पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी ताकि लोग जो है बैरिकेडिंग को क्रॉस करके आगे न पार कर जाएं। लेकिन अभी यहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़कर, उसे गिराकर यहाँ पर भीम आर्मी के जो लोग हैं वो बाकायदा मोर्चरी के सामने आकर यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस है वो पूरी तरह से कंट्रोल करने की
कोशिश कर रही है मामले को, लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सबका साफ यही कहना है कि जो दलित है उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ जो है अनफेयर किया जा रहा है। इसी चीज को लेकर यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन ये बहुत देर से कर रहे थे, लेकिन अब मामला जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बवाल भी ज्यादा बढ़ रहा है। पुलिस लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विजय चौक पर रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने रोका तो नारेबाजी की। कांग्रेस वर्कर्स का कहना है कि देश की एक बेटी के साथ रेप हो गया, उसकी हत्या हो गई, सरकार खामोश बैठी है और हमें रैली निकालने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। देश के अंदर हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। एक दलित बेटी के साथ रेप को न्याय नहीं दिया है। तुम चुप बैठे हो, तुम मौन बैठे हो, हम ये नहीं होने देंगे। हमको क्या करना चाहिए? आपको भी शर्म आनी चाहिए सर। एक बेटी के साथ इस देश में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। सरकार और समाज ने इस बेटी की हत्या कर दी है और यहाँ पर हथियारों को पकड़कर उनको बेल मिल जाती है। क्या हम निर्भया भूल गए हैं? क्या ये देश भूल गया है? पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वालों को विजय चौक से तो हटा दिया, लेकिन सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर भीम आर्मी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी भी मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस लगातार उनसे वहां से हटने की अपील कर रही है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा। फिर मैं आपको आग्रह करता हूँ, ये कोविड हॉस्पिटल है और यहाँ पे आप सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के घूम रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे यहाँ के पेशेंट्स और उनके यहाँ के कर्मचारी और उनके अटेंडेंस हैं, जो मरीजों के अटेंडेंस है, उनको दिक्कत हो रही है। मेरा मीडिया बंधुओं से भी आग्रह है कि वो भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और अब यहाँ से इंटर आए। कांग्रेस के एमपी और SC/ST के फॉर्मर चेयरमैन PL पूनिया सुबह से ही सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर डटे हुए हैं। शाम को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च भी निकाला। पूनिया ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल प्रशासन सही जानकारी नहीं दे रहा। लड़की की डेड बॉडी को बिना उसके घर वालों को बताए हाथरस भेज दिया गया है। पूनिया का कहना है कि लड़की के पिता और भाई सफदरजंग हॉस्पिटल में ही मौजूद हैं, लेकिन उन्हें डेड बॉडी नहीं दिखाई गई। परिवार को नहीं मालूम है, उनके पिता यहाँ पर मौजूद हैं, उनके भाई यहाँ मौजूद हैं। पता लगा है कि उसकी डेड बॉडी को पहुंचा दिया गया, राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में पहुंचा दिया गया। ये ऐसा अन्याय तो कहीं नहीं देखा, ऐसी संवेदनहीनता हमने कहीं नहीं देखी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन सब पुलिस से कह रहा है कि डेड बॉडी यहीं पर रखी गई है और एक प्रोसेस के तहत इनके लोगों ने बताया कि डेड बॉडी भेज दी गई है और उन्होंने सब इंस्पेक्टर का नाम भी बताया जिसको बॉडी हैंडओवर की गई है, वो लेके चले गए। तो दिखाते क्यों नहीं? परिवार वहाँ का उनके पिता यहाँ मौजूद है, भाई मौजूद है, उनको दिखाएं कि ये डेड बॉडी यहाँ रखी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज भी पार्टी वर्कर्स को साथ लेकर सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि हंगामे की वजह से हॉस्पिटल में जो मरीज हैं, जिनका इलाज वहां चल रहा है, वो परेशान हैं। मरीजों के रिश्तेदार घबराए हुए हैं। इसलिए पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो वहां से हटा दिया। अभी भी पता चला है कि सफदरजंग हॉस्पिटल से पुलिस डेड बॉडी को लेकर हाथरस की तरफ निकल गई है। असल में हंगामा बढ़ रहा था, इसलिए प्रशासन चाहता है कि जल्दी से जल्दी हाथरस की इस लड़की की डेड बॉडी को उसके परिवार वालों के साथ घर की तरफ रवाना कर दिया जाए। लेकिन वहां मौजूद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए थोड़ी देर पहले तक हंगामा चलता रहा। इस वक्त क्या हालात हैं, ये जानने के लिए चलते हैं विजय लक्ष्मी के पास, जो इस वक्त सफदरजंग हॉस्पिटल से हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी, ये दर्द भरी दास्तान, ये तकलीफ भरी पूरी सिलसिलेवार तरीके से मैं दर्शकों को बताई है, लेकिन सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर इस समय क्या हालात हैं, ये जानकारी आपसे चाहिए।
बिल्कुल, इस समय सफदरजंग अस्पताल में ही हम खड़े हुए हैं और मैं पीछे आपको दिखाऊं, पूरा सफदरजंग अस्पताल को जो है एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, दिल्ली पुलिस थी, उत्तर प्रदेश की पुलिस थी। अब से चंद मिनट पहले ही जो है परिवार को यहां से ले जाया गया है हाथरस के लिए और हमें ये जानकारी दी गई है पुलिस द्वारा कि डेड बॉडी जो है, शव जो है पीड़िता का, उसको भी हाथरस के लिए रवाना कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया था अस्पताल को। इतना सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट मैंने जो है वो पहले कभी नहीं देखा, कम से कम इस तरह के केसेस में। परिवार जो है वो लगातार लिखित आश्वासन चाहता था अपनी तमाम मांगों का। एक ज्ञापन जो है वो यूपी एडमिनिस्ट्रेशन को परिवार की तरफ से सौंपा गया था। इसलिए यहाँ घंटों लगे परिवार को मनाने में, क्योंकि परिवार इस बात पे अड़ा हुआ था कि जब तक लिखित आश्वासन यूपी प्रशासन से उनकी तमाम मांगों पर नहीं मिल जाएगा वो यहाँ से हाथरस के लिए मूव नहीं करेंगे। सीबीआई जांच की मांग परिवार कर रहा है। इसके अलावा दिल्ली में केस का ट्रांसफर हो, मुआवजे की बात कर रहा है और इसके अलावा परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए, मुहैया कराई जाए। ये तमाम मांगों का ज्ञापन जो है वो यूपी प्रशासन को सौंपा गया। काफी बातचीत चली, फोन पर कॉन्वर्सेशन हुए, जो वहां के डीएम हैं हाथरस के, उनके साथ परिवार के आश्वासन उनको दिया गया होगा, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं। उसके बाद ही फैमिली यहां से मूव की होगी, यहां से मूव किया होगा फैमिली ने। लेकिन फिलहाल भी अगर आप देखें तो पूरा पैरामिलिट्री का जो डिप्लॉयमेंट है वो सफदरजंग अस्पताल के बाहर है। लेकिन ये जो डिप्लॉयमेंट है ये आधे का आधा भी नहीं है जो इससे पहले था। घंटों यहाँ पर दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनका डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया, क्योंकि परिवार जो है वो मूव नहीं करना चाहता था जब तक उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन प्रशासन द्वारा ना दिया जाए। जैसा आपने भी पूरा डिटेल में बताया, कई बार डिक्शनरी के तमाम शब्द किसी भयानक घटना को बयां करने में विफल हो जाते हैं। आज ये ऐसी घटना है, जितनी दरिंदगी हुई इस हाथरस की विक्टिम के साथ, उतनी दरिंदगी शायद किसी और के साथ ना हो और नहीं होनी चाहिए। ये जो है मुझे लगता है शब्द तमाम जो है वो कम पड़ जाते हैं जब आप इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं। जितनी दरिंदगी, जितनी हैवानियत। बिल्कुल ठीक कह रही है विजय लक्ष्मी। और अब आपने बड़ा अच्छा किया कि उनके जो परिवार वाले क्या चाहते हैं ये कम से कम लोगों को बताया। उनकी जो मांग है वो ऐसी कोई भारी भरकम नहीं है और मुझे उम्मीद है कि इसकी मांगों को ज़रूर सुना गया होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय लक्ष्मी इस अपडेट के लिए। नेता सियासत कर रहे हैं, उन्हें पिता के आंसू नहीं दिख रहे, मां की सिसकियां नहीं दिख रही, भाई का गुस्सा नहीं दिख रहा, बेटी की मौत दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या भीम पार्टी, इनके नेताओं को बेटी की मौत में वोट दिखाई दे रहे हैं। इसलिए नेताओं के बारे में तो कुछ भी कहना बेकार है। पुलिस की संवेदनहीनता मैंने आपको दिखा दी, उस पर क्या कहूं, आपने उनकी बातें खुद सुनी है। अफसर कह रहे हैं कि बेटी की मौत पर परिवार को मुआवजा दे दिया, अब अदालत इंसाफ करेगी, गुनहगारों को सजा जल्दी मिले इसके लिए फास्ट ट्रैक में मामला चलेगा। पुलिस कहती है और इससे ज्यादा अब कर भी क्या सकते हैं। जब प्रशासन इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकता तो उससे उम्मीद भी क्या करें। हां, मुझे उम्मीद है योगी आदित्यनाथ से, और उनसे मैं कहना चाहता हूं कि निर्भया के केस में हमने देखा दरिंदगी हुई 2012 में, पूरे देश में प्रदर्शन हुआ, लोगों ने नाराजगी जताई, कानून बदला गया। निर्भया केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला, बदले हुए कानून के तहत चला, लेकिन इंसाफ मिलने में 7 साल लग गए। दरिंदों को इस साल मार्च में फांसी की सजा मिली। मेरी अपील है योगी आदित्यनाथ से कि आप इस बात को समझें, इस बेटी के परिवार को और प्रदेश के लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि आप हाथरस की बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएंगे, इसमें देरी नहीं होगी। एक और केस है जिसमें इंसाफ में देरी हो रही है और लगातार इंसाफ की मांग हो रही है। 107 दिन हो गए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई ये पता नहीं चला। आज पहली बार सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट की डिटेल सामने आई। हालांकि रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन एम्स की टीम ने सीबीआई को जो जानकारी दी है उसकी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मेरे पास में है। एम्स की टीम ने जो जांच की उसके मुताबिक सुशांत के विसरा में किसी तरह का कोई जहर नहीं मिला है।
इसका मतलब यह हुआ कि सुशांत की मौत जहर से नहीं हुई। हालांकि अभी तक मर्डर के एंगल को इग्नोर नहीं किया गया है। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा ने बताया कि एम्स की मेडिकल टीम ने सुशांत केस की 3 तरीकों से जांच की थी: पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और सुशांत के फ्लैट पर रिक्रिएशन करके। मुंबई पुलिस के पास घटना के वक्त की जो तस्वीरें थी उनकी भी जांच की गई है। फिलहाल एम्स की टीम ने सिर्फ विसरा की रिपोर्ट दी है और इसमें कहा गया कि सुशांत के विसरा में कोई जहर नहीं मिला। पता यह भी चला कि एम्स की मेडिकल टीम ने कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को क्लीन चिट नहीं दी है। इसी हॉस्पिटल में सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था। जैसे ही एम्स की टीम ने जो विसरा रिपोर्ट दी थी वो सामने आई, सबसे पहले महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने रिएक्ट किया। अनिल देशमुख ने कहा, अब तो साफ हो गया कि एक नेशनल पार्टी ने बिहार इलेक्शन में चुनाव फायदे के लिए मुंबई पुलिस को और महाराष्ट्र को बदनाम किया। एम्स की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें जो रिपोर्ट आई है उसमें जो रिपोर्ट में ऐसा है कि उसमें कोई भी प्रकार का पॉइजन उसमें सुशांत सिंह के जो विषय था उसमें नहीं था, इस प्रकार की रिपोर्ट आई है। आप सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह केस की जांच मुंबई पुलिस बड़े प्रोफेशनली और बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही थी। गए 1.5 महीने से सीबीआई इसकी इंक्वायरी कर रही थी, इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इसमें खास करके आपको पता है कि एक प्रकार से जिस प्रकार की राजनीति यहाँ पे खेली गई, इसमें महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम किया गया, इसमें मुंबई पुलिस को बदनाम करने का काम कुछ राजकीय लोगों ने किया, कुछ राजकीय पक्ष ने किया। ऐसा है कि सुशांत सिंह केस का फायदा आगे आने वाले बिहार चुनाव में होना चाहिए, उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ने इस प्रकार की साजिश, इस प्रकार का राजकारण किया है। लेकिन आज सब बातें सामने आई है। अनिल देशमुख को यह समझना चाहिए कि जो भी आज बात सामने आई है उसमें कहा गया कि विसरा की रिपोर्ट से पता चला कि पेट में जहर नहीं था। इसका मतलब ये नहीं कि ये रिपोर्ट आ गई है कि हत्या हुई थी या आत्महत्या हुई थी। इसकी जो जांच अभी चल रही है, ये रिपोर्ट तो सीबीआई देगी, लेकिन उन्हें सियासत करने का मौका मिला है। आज संजय राउत को भी मौका मिला। उन्होंने गुप्तेश्वर पांडे पर इल्जाम लगाया, कहा गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में आना चाहते थे, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए उन्होंने जिस तरह से मुंबई पुलिस पर कीचड़ उछाला वो गलत है। संजय राउत ने कहा कि जो लोग मुंबई पुलिस से सवाल पूछ रहे हैं, अब उन्हें केंद्र सरकार से सवाल पूछने चाहिए कि 1.5 महीने से सीबीआई क्या कर रही है। आप मुंबई पुलिस की वर्दी का अपमान मत कीजिए। अभी सीबीआई तो यहाँ आई है, तो पूरा देश इंतजार कर रहे हैं सीबीआई क्या कर रही है। मुझे लगता है गुप्तेश्वर पांडे जी को भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो लोग मुंबई पुलिस को बारे में सवाल पूछ रहे थे, अब सीबीआई के बारे में पूछो, और क्या मैं कर सकता हूँ। पूछिए, हिम्मत है तो पूछिए। मुंबई पुलिस के बारे में हमको सवाल कर रहे थे, अब सीबीआई को पूछना चाहिए, अब गुप्तेश्वर पांडे जी को सवाल पूछना चाहिए, अब नीतीश कुमार जी को सवाल पूछना चाहिए। सीबीआई तो आ गई और मुंबई पुलिस से भी ज़्यादा वक्त लिया है, तो हमको भी इंतजार है उस निर्णय का। सुशांत सिंह राजपूत के केस में राजनीति तो हो रही है और जमकर हो रही है। पहले पटना की पुलिस पूछ रही थी कि मुंबई पुलिस ने जांच में देरी क्यों की। बिहार की सरकार पूछ रही थी कि मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने हुए क्यों नहीं की। महाराष्ट्र की सरकार से पूछा जा रहा था कि उनकी पुलिस फिल्मी सितारों से पूछताछ में क्यों लगी है। अब संजय राउत सवाल पूछ रहे हैं कि सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर पूछ रहे हैं और सुशांत के परिवार के वकील ने भी पूछा, नारकोटिक ब्यूरो फिल्मी सितारों की परेड कराने में क्यों लगा है। आज मुंबई हाई कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के वकील ने भी ऐसा ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत की जांच, इनकी मौत की इंक्वायरी सीबीआई को सौंपी है, एनसीबी इसमें जांच नहीं कर सकती। असल में आज रिया चक्रवर्ती की बेल पिटीशन पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई थी। 8 घंटे तक सुनवाई चली, हालांकि कोई फैसला नहीं हुआ। कोर्ट ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। लेकिन इससे पहले रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा, एनसीबी सेक्शन 27A का हवाला देकर रिया को जमानत देने का विरोध कर रही है, लेकिन रिया के खिलाफ सेक्शन 27A लगाना ही गलत है।
मानचिंदे की दलील थी कि रिया के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ और जिस आरोपी के पास से ड्रग बरामद हुआ उसका रिया और उसके भाई शौविक से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला। मानचिंदे ने तर्क दिया कि मान लीजिए अगर सुशांत आज जिंदा होते तो क्या धारा 20 के तहत उन्हें सजा मिलती? ऐसी हालत में सुशांत रिहैब के नाम पर इम्यूनिटी पा जाते और ड्रग्स की कम क्वांटिटी को लेकर सजा से भी बच जाते। सतीश मानचिंदे ने कहा अगर बेनिफिशियरी को ही कम सजा मिलती तो रिया और शौविक को 27A के तहत सजा कैसे मिल सकती है? रिया के वकील ने कोर्ट से कहा असली बात तो यह है कि इस मामले की जांच का अधिकार एनसीबी को है ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सुशांत केस से जुड़े हर मामले की जांच करने को कहा है। इन दलीलों पर कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने पूछा, मान लीजिए अगर बेटा ड्रग एडिक्ट है और पिता अपने बेटे को डिप्रेशन से परेशान होकर उसके लिए ड्रग खरीदता है तो क्या पिता को 10 साल की सजा देंगे? ये सवाल पूछा अदालत ने। इस पर अनिल सिंह की तरफ से जवाब आया, अगर कोई व्यक्ति दूसरे की जिंदगी खराब करता है और खासकर ऐसा काम कोई युवा करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। एएसजी ने कहा कि सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत से कनेक्टेड नहीं है, सुशांत तो ग्राहक था, पूरा ट्रांजैक्शन और डील सुशांत तक लिमिटेड नहीं थी। एनसीबी की तरफ से अदालत में कहा गया सभी आरोप जो अपराध हैं आरोपियों पर वो गैर जमानती हैं। पिटिशनर का स्टैंड गलत है और ये ऐसा गुनाह है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर से भी बड़ा माना है। किसानों के जो नया कानून बना है उसके लेकर आज भी प्रदर्शन हुए। पंजाब के अमृतसर में किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी है, कैंडल प्रोटेस्ट भी हुआ है। बेंगलुरु में भी किसान सड़कों पर नजर आए, लेकिन आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को इन नए एक्ट्स के बारे में, नए कानून के बारे में समझाया। मोदी ने कहा जो लोग नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं वो किसानों के दुश्मन हैं, किसानों को बिचौलियों के जाल में बांधे रखना चाहते हैं। आज देश देख रहा है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। साथियों, अब से कुछ दिन पूर्व देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं। ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़ियां जब्त होती रहें, उनसे वसूली होती रहें, उनसे कम कीमत पर अनाज खरीदकर बिचौलिए मुनाफा कमाते रहें। ये किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राजपथ पर ट्रैक्टर जलाने वाली उस घटना का जिक्र किया जिसकी तस्वीरें कल मैंने आपको आज के बाद में दिखाई थी। मोदी ने कहा कुछ लोग किसानों को अपमानित कर रहे हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन लोगों की काली कमाई का एक जरिया सरकार ने खत्म कर दिया। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। साथियों, बरसों तक ये लोग कहते रहे एमएसपी लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन किया नहीं। एमएसपी लागू करने का काम स्वामीनाथन कमीशन की इच्छा के अनुसार हमारी ही सरकार ने किया। आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी। लेकिन ये आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है, इसलिए इन्हें परेशानी है।
कोरोना को लेकर अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आज उनका रूटीन में कोरोना टेस्ट हुआ था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि वेंकैया नायडू को कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं थे, उनकी तबीयत ठीक है और वो फिलहाल घर पे ही हैं, होम क्वारंटीन में हैं। वेंकैया नायडू की वाइफ उषा नायडू का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वेंकैया नायडू जल्दी से जल्दी कोरोना को हराकर फिर से काम पर लौटें, क्योंकि कोरोना की कोई दवा नहीं है। मजबूत इम्यूनिटी से ही कोरोना का मुकाबला किया जा सकता है और आजकल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। रांची से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। रांची में फल और सब्जियों के इस्तेमाल से रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं। नाम दिया गया है इम्यूनिटी बूस्टर रसगुल्ला। इन रसगुल्लों को बनाने वाले कमल अग्रवाल का कहना है कि इनके रसगुल्लों में फलों और सब्जियों के जितने भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, पोषक तत्व हैं, 12 अलग अलग फ्लेवर में बनाए जा रहे हैं। हल्दी, करेला, मिर्च से लेकर कच्ची हल्दी वाले फ्लेवर के रसगुल्ले भी बनाए हैं। इसके अलावा च्यवनप्राश फ्लेवर के रसगुल्लों की भी काफ़ी डिमांड है। इन रसगुल्लों में कई तरह के मसालों को खजूर के पल्प में मिलाकर रसगुल्ले के अंदर भरा जाता है और फिर इन्हें आम रसगुल्लों की तरह चाशनी में डालकर तैयार किया जा रहा है। रसगुल्ला बनाने वाले कमल अग्रवाल झारखंड केटरर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और लॉकडाउन के दौरान उन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने वाले रसगुल्लों का आइडिया आया। हम लोगों ने प्रयोग किया घर में, अगस्त महीने से हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो सोचे कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए लोग काढ़ा पी रहे हैं, हल्दी का सेवन कर रहे हैं, आंवला का सेवन कर रहे हैं। तो हमारे मन में भी विचार आया कि हम लोग मिठाई में भी इसका उपयोग करें, प्रयोग करें, ताकि लोग डायरेक्ट जो मिठाई खाते हैं उनको इम्यूनिटी बूस्ट हल्दी का भी ये असर आ जाए, आंवला का भी आ जाए। तो उसी प्रकार हम लोग नया प्रयोग करते गए और नया कम से कम हम लोग 20 तरह के अभी तक रसगुल्ला बना चुके हैं। हल्दी का रसगुल्ला, मिर्च का रसगुल्ला, च्यवनप्राश का रसगुल्ला, आंवला का रसगुल्ला, ये बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, ताकि ये स्वाद भी है और शक्तिवर्धक भी है। बच्चों को फ्रूट फ्लेवर पसंद आ रहा है, जैसे गुआवा का, स्ट्रॉबेरी का, पाइनएप्पल का, ऑरेंज का। कुछ गृहिणियों को सब्जियों का पसंद आ रहा है, वो धनिया वाला मांगते हैं कि हमको धनिया वाला रसगुल्ला, कोई बीटरूट का मांगता है। अब हल्दी, करेला, मिर्च, च्यवनप्राश और धनिया के रसगुल्लों से इम्यूनिटी बढ़ेगी या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आइडिया इंटरेस्टिंग है और लोग तरह तरह के आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इम्यूनिटी बढ़ानी है